एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं बेटे? हमारे पास पीसीज होती हैं रॉक्स के, जिनका साइज जो है डिफर हो सकता है, मैस भी डिफर हो सकता है, ठीक है। और ये एक्चुअली सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और ये होते हैं हमारे पास मार्स और जुपिटर के इन बिटवीन एक बेल्ट है, जिसके अंदर वो बिल्कुल मूव करते जा रहे होते हैं, ठीक है। अरसल हमने रट्टा नहीं लगाना, टीएनओ थिंग्स का हमें बहुत रट्टा नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं वो बेसिकली, या फिर कमेंट क्या है, या टीएनओ के अंदर हमारे पास कह रहे हो कि प्लूटो आ रहा है, ये जितने स्मॉलर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो हम ओवरऑल प्लैनेट्स में नहीं कर रहे। ये याद करने वाला चैप्टर है, सब्जेक्ट नहीं है, चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला बेटे, क्योंकि नो के साथ लिखा हुआ ना। जैसे मैं आगे कहूँ कि यार ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, आप कहते हो 20 to 20 kHz, ये याद की हुई है, ये याद करने वाली चीज थी। हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन किसमें ज्यादा हो गया, आपको सॉलिड में, याद की हुई आपने, तो ये थोड़ा सा याद करने वाला है, 2-3 दफा पढ़ोगे तो याद वैसे हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो इसमें कॉन्सेप्ट भी होता ही है, लेकिन एस्टेरॉयड मैंने जिस तरह बता दिया, रॉक्स के पीसीज हैं, साइज डिफरेंट हो सकता है, और कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और फ्लैट रिंग होती है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हो। अब अगर डायग्राम के अंदर देखें, ये हमारे पास ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है, ये सन ही है, ये मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया। अब मैंने कहा था कि बेसिकली एस्टेरॉइड जो हैं ये मार्स से आउटवर्ड होते हैं, जुपिटर से इनवर्ड होते हैं, तो ये एक बेल्ट सी आती है जिसे आप कहते हो एस्टेरॉयड बेल्ट। इसमें एस्टेरॉयड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और रिवॉल्व ये भी सन की गिरती करते हैं। अब ये वाले जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, डेंसिटी भी इनकी हाई है। ये जो हमारे पास है जुपिटर, सैटर्न, इनका टेम्परेचर भी लो होता है, ठीक है, और हमारे पास ये डेंसिटी भी इनकी लो है, और ये गैसियस स्टेट के अंदर है, ये सॉलिड फॉर्मेट में, रॉकी का मतलब सॉलिड फॉर्मेट के अंदर है। अब मार्स और जुपिटर के इन बिटवीन, यानी कि रॉकी और गैसियस प्लैनेट्स के इन बिटवीन जो रीजन एक होता है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उनको हम कह रहे होते हैं एस्टेरॉयड्स, क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा नहीं होता, इनका वेरिएबल मास होता है, कोई ज्यादा कोई कम है, और ये भी हमारे पास क्या सॉलिड फॉर्मेट के अंदर ही होते हैं। वही लिखा एस्टेरॉयड, दे आर पीसेस ऑफ रॉक्स, सॉलिड हो गया ना, ऑफ डिफरेंट साइजेस, मैंने कहा था डिफरेंट मैसेज होते हैं, एंड ऑर्बिट द सन primarily between the orbit of Mars and Jupiter in the nearly flat ring called the asteroid ring हो गया। उसके बाद कॉमेट क्या होते हैं, ठीक है। ये बेटे हमारे पास इनका कहा जाए कि ये फ्रोजन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास फ्रोजन गैसेस है, ठीक है। फ्रोजन गैसेस है तो सॉलिड ही हो गया ना, ठीक। ये और फ्रोजन गैसेस के अंदर हमारे पास दूसरे पार्टिकल्स भी मिले हुए हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स फ्रोजन गैसेस के अंदर आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास ये उस वक्त बने थे जब सोलर सिस्टम बना था, जब सोलर सिस्टम बना था, जब सोलर सिस्टम बना तो हमारे पास बेटे ये चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई थी, और उस वक्त की रिवॉल्व करती जा रही है, उस वक्त की रिवॉल्व करती जा रही है, और किस ऑर्बिट में मूव करती हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही होती हैं अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन ये भी रिवॉल्व कर रही होती हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास है दे consist of frozen gases, rocks, ice, and dust left over from the formation of solar system, left over, and orbit around the sun. Their density is similar to the outer planets. Outer planets को gaseous format में, and they follow highly elliptical path around the sun. Other than planets, planet के इतना ellipse नहीं, oval नहीं होता जितना इनका oval होता है. When a comet come closer to sun, its heat up and swells dust and gases into the giant glowing head longer than the most planets, ठीक है। तो जितना करीब अगर आते इतनी ज्यादा हीट मिलती है उसको, वैसे ही डेफिनेटली वो स्वेल कर जाता है, डेंसिटी भी उसकी और फर्दर कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मून क्या होता है? मून हमारे पास एक सैटेलाइट होता है, अर्थ नेचुरल, हमारे पास सैटेलाइट में दूसरे भी, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पास जो। मून हमेशा प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है। प्लेनेट किसके गिर्द रिवॉल्व करता है?
वो सन के गिर्द रिवॉल्व करता है। एस्टेरॉइड किसके गिर्द रिवॉल्व करता है? सन के गिर्द। एस्टेरॉइड कहाँ होता है? वो होता है बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच जो बेल्ट होती है उसमें। कॉमेट क्या होता है, कब कैसे कॉमेट कैसे बना था? जब हमारे पास सोलर सिस्टम जो ही डेवलप हुआ था, कुछ पार्टिकल हमारे आउटर स्पेस में आ गए थे, जिनको हम कह रहे होते हैं देयर आर कॉमेट, ठीक है। और वो भी रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द सन, लेकिन उनका जो पाथ होता है ज्यादा एलिप्स होती है, ज्यादा एलिप्टिकल पाथ होता है। और जो ही हमारे पास वो करीब आते जा रहे होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो वो हाँ हीट बहुत ज्यादा होने की वजह से सन की वो स्पेल करते जा रहे होते हैं। ये मून क्या है? ये सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है दैट ऑर्बिट द प्लैनेट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हम ह्यूमन बिल्ड सैटेलाइट्स, जैसे हमारे पास जीपीएस सिस्टम है, ठीक है, ये आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारे पास जितने भी आपके पास ये है, आप टीवी प्रोग्राम जितने आप देख रहे होते हो, मैचेस देखते हो, वो सारे हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेटे हमारे पास होते हैं, जिसके मैं एग्जांपल दिखूं तो जियो स्टेशनरी, ये अर्थ के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गए, कहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं? ये अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन में रिवॉल्व करते हैं, इक्वेटर के गिर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक होते हैं पोलर सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं पोल्स के गिर्द। अब इन दोनों को यूज करके आपके जितने ट्रांस ओशनिक कॉल्स होती हैं, मोबाइल जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, या जीपीएस सिस्टम, गूगल की जो जितना भी आप यूज करो, इन इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से मिलकर होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेटा हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बात करनी, हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर इतना ज्यादा होता है कि हम माइक्रो या रेडियो वेव डायफ्रेक्ट कर जाती है, तो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए ट्रांसमिशन के लिए जिसके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकें। ये अर्थ है बेटे, एक मिनट, ये अर्थ कंसिडर किया हमने, अर्थ इतना ओवल ही है ना, तो मैंने एक अर्थ का पोर्शन कंसिडर किया है, समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर एक ट्रांसमीटर लगा दिया है, सिग्नल ट्रांसमिट करना है, और यहाँ पे रिसीवर है, ये रिसीवर हो गया ट्रांसमीटर। यहाँ से रेडियो या माइक्रोवेव हम डायरेक्टली यहाँ तक नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि जहाँ से अगर हम रेडिएशन फेंकते हैं या वेव जाती हैं यहाँ पे, जब वेव यहाँ से जाएंगी तो बेटा हमारे पास फर्दर क्या होता है, नहीं कोई ये यहाँ से वेव अब डायफ्रैक्ट करना शुरू हो जाती है। जब वेव डायफ्रैक्ट करना शुरू हो जाती है तो हम जिस रीजन में रिसीवर है, यहाँ सिग्नल ही नहीं आ पाता। सिग्नल नहीं, जैसा बेसमेंट में सिग्नल नहीं आ रहा होता, सिग्नल बेसमेंट में आता क्यों? डायफ्रैक्शन जो पड़ चुके हैं उस वजह से। तो हम हमें ये सिग्नल बड़ा ही फीबल मिलता है, बड़ा ही वीक मिलता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक सेटेलाइट, हम यहाँ पे ये सेटेलाइट हो गया, हम सिग्नल यहाँ से सेटेलाइट को ट्रांसमिट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब ये सेटेलाइट जो जो है उस सिग्नल को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा करता है, ज्यादा इनर्जेटिक बनाता है उसको, और यहाँ से फिर फर्दर उसको डायरेक्ट कर देता है टुवर्ड्स रिसीवर को। अब ये सिग्नल इसको बड़ा अच्छे तरीके से मिल रहा है। अब ये इतना ज्यादा रीजन भी कवर करता जा रहा होता है। अब देखो अर्थ यहाँ पे अगर यहाँ पे है, तो ये सारा रीजन भी इसमें इस ट्रांसमिशन में कवर हो रहा होता है। मैंने इसको भी देना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होना है ना। फर्दर रीजन भी कवर करना, तो यहाँ सिग्नल भेज के ये रीजन भी कवर कर जाते हैं। तो काफी ज्यादा रीजन अर्थ का कवर होता जा रहा होता है। और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो तो अर्थ के साथ रिवॉल्व करता जा रहा होता है, इसलिए आपको टैकल करने की जरूरत भी नहीं होती। और पोलर सेटेलाइट जो होते हैं, अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट मैंने अभी जो बात की बेटे, वो अर्थ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है वो अर्थ के इस तरह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। टी बेटे है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन करें, मैच देख रहे हो, ट्रांसमिशन हो रही, इंग्लैंड में मैच जा रहा होगा। और आर क्या है? ये रिसीवर है। देखते हैं आप बेसिकली टीवी पे नॉर्मली अगर मैच देख रहे हो तो बेटा वो जल्दी आ रहा होता है। अगर आप बेसिकली इंटरनेट पे मोबाइल के थ्रू देख रहे होते हो तो इट विल टेक मोर टाइम। उस सेटेलाइट की ट्रांसमिशन का फर्क होता है बेटा। ये हमारे पास जो होते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ये है जो अर्थ के इक्वेटर रीजन कवर है, जियो स्टेशनरी। ये इतना रीजन अर्थ का कवर करते जा रहे होते हैं, ये हर तरफ से, ये इतना रीजन अर्थ का ये कवर कर जाता है।
लेकिन पोल वाला रीजन कवर नहीं कर सकता ये वाला। तो पोल का रीजन कवर करने के लिए एक और सैटेलाइट होता है जो पोल के गिर्द रिवॉल्व करता है इस तरीके से। वी कॉल देम पोलर सैटेलाइट्स। तो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। पोलर का हमारे पास क्या होता है, 90 मिनट्स होता है। तो आपके एरोप्लेन्स भी जो हमारे पास जो मूव कर रहे होते हैं, इन दोनों सैटेलाइट के थ्रू उनकी ट्रांसमिशन करवा रहे होते हैं, वो जो टावर होता है कंट्रोल टावर से। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अब वही ना, मैं थोड़ा डिटेल में निकल गया था, ये इसको याद नहीं करना। सर सैटेलाइट स्पेस में कैसे रहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, होता है बेटे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल होता है तो सैटेलाइट हमारे पास मूव कर रहे होते हैं। कौन सा रेस्ट में है? रेस्ट में अगर है, देखो मेरा बेटा, अगर यार ये रेस्ट में होता तो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का लगता तो ये तो नीचे आ जाता। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द अर्थ। ये भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। मैंने नीचे रेवोल्यूशन शो नहीं की थी ये वाली, ये देखो, एक मिनट, ये मैंने रिवॉल्व करता शो किया उस जियो स्टेशन सैटेलाइट, ये जो शो किया। पोलर सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक हो गया। अब इनके फंक्शन वगैरह याद नहीं करने, वो पूछा था तो मैंने उसका क्वेश्चन बच्चे को दे दिया, तो इसलिए मैं हम लोग थोड़ा सा होता है बेटे कि बहुत डिटेल में ना निकल जाऊं, जितनी डिटेल से बस उसमें रह सके। ओके, ह्यूमन मेड सैटेलाइट तो मैंने दो बता दी, बस इतना ही। ऑर्बिट द अर्थ। ठीक है, सैटेलाइट हमेशा एक प्लेनेट के गिर्द ऑर्बिट करता है। प्लेनेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स, ये सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब डेटा फ्रॉम द सन, अर्थ एंड मून। सन का मैथ जो है, ये वैल्यू रट्टा भी नहीं लगानी, मैं पहले कह रहा हूँ बेटे। 10 + 30 का ऑर्डर है, इस वैल्यू को बस याद करना। तो 11 में हम सिर्फ ये वैल्यू याद करते हैं। अर्थ का 24 ऑर्डर है, ये हमारे पास क्या मून का 22 ऑर्डर है। ठीक है, सन का रेडियस भी ज्यादा है, अर्थ का और मून का अप्रोक्सीमेटली रेडियस पावर ऑफ 10 सेम आ रही है। डेंसिटी हमारे पास क्या है, सन की डेंसिटी देखो कितनी कम है, अर्थ की सबसे ज्यादा। क्योंकि सन के अंदर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन होते जा रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन होता जा रहा है, इसलिए डेंसिटी काफी कम होती है। हाइड्रोजन वैसे भी अबंडेंटली अवेलेबल है सन के अंदर, और हाइड्रोजन का काफी लाइट गैस है, अर्थ की काफी ज्यादा। ठीक है, हमारे पास मून की भी इंटरमीडिएट लेवल पे आ रही है। सरफेस ग्रेविटी हमारे पास अर्थ पे 9.81 है, सन की कितनी है, 274। कितनी ज्यादा बेटे, इससे सारे प्लैनेट्स को उसने अपने आगे इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा रहा है वो। इसकी होती है 1.67, तो राउंड ऑफ करके 1.7 लिखी हुई है बुक्स के अंदर आपकी। ठीक है, ऑर्बिटल पीरियड सन तो होता ही नहीं, सन तो वैसे सेंटर के अंदर है। ये 365 डेज के अंदर और ये 27 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है बेटा, ये ऐड हुआ था आपके 22 या 23 में, द फर्स्ट टाइम 23 में पेपर हुआ, 24 में हुआ, 25 का आप लोग। अच्छा, अब ये तो हो गया। मैंने प्लैनेट्स का डेटा अगर देते हो, मर्क्यूरी का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन कितने मिलियन किलोमीटर है, 10 to 6 किलोमीटर, यानी कि ऑर्बिटल टाइम कितने कितने डेज के अंदर, मर्क्यूरी 88 डेज में कंप्लीट करता है, वीनस 255 डेज के अंदर, जुपिटर 11.9 ईयर्स के अंदर, यूरेनस 84 ईयर्स के अंदर, नेपच्यून 165 ईयर्स के अंदर। मैं बेटे कई दफा बोलता जा रहा हूँ, इसमें से किसी वैल्यू को याद नहीं करना। फिर मैंने क्यों दी है, जस्ट फॉर कंपैरिजन बेटे, बस याद जो मैंने लिखा हुआ ना, इन चीजों को करना बेटे। मैं जिसको बोलता भी कई दफा जा रहा हूँ, और बोलता कई दफा इसलिए जा रहा होता हूँ, कई चीजें सुन सुन के बेटे आपको याद करवानी होती है हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, इसलिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा, जियो क्या होता है, अर्थ। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, जिस तरह मून रिवॉल्व कर रहा है, मून भी तो सैटेलाइट है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मीन अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा था, इक्वेटर के अर्थ के, अर्थ का इक्वेटर जो है ना उसमें रिवॉल्व करता है, अर्थ का इक्वेटर ये है। अर्थ का जो पोल है उसके गिर्द जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसे हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। बस ये है उम्र। इनको बेटा रट्टा नहीं लगाना, मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं नहीं करना, नहीं 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 नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसको बताओ, ये चीज है याद करने वाली। अब मैंने वो क्यों करवाया बेटे, क्योंकि लर्निंग आउटकम देखो ना, ये मैंने बता दिया, स्टार सन। ठीक है, 8 नेम प्लैनेट्स
द 8 नेम्ड प्लैनेट्स वो सारे हमने किए हैं। नो देयर ऑर्डर फ्रॉम द सन। माइनर सैटेलाइट्स कौन से हैं वो मैंने बता दिया आपको। ड्वार्फ प्लैनेट्स प्लूटो हो गया, एस्टेरॉइड्स क्या हैं, मून अब इस पे दैट ऑर्बिट द प्लैनेट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स कोमेट क्या है, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम। ठीक है, फिर एनालाइज इंटरप्रेट प्लानिटरी मोशन ऑर्बिटल डिस्टेंस, ये जो है डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर। एनालाइज यानी कि रट्टा नहीं लगाना, एनालाइज करना, एनालिसिस करना कि यार जो जिसका हमारे पास जूं जूं दूर जाते जा रहे हो, एनालिसिस में क्या चीज आती जा रही है, उसका ऑर्बिटल टाइम इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मर्की का 88 था, करीब था सन के, कम छोटा रेडियस था। ठीक है, तो ऑर्बिटल टाइम भी कम होगा, जितना दूर जाता जाएगा उतना बड़ा रेडियस सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि इस चीज को एनालाइज करना है। अब यहाँ पे भी देख लो, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जितना दूर जाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, ये नहीं कि इतना दूर हो, इतनी वैल्यू को याद नहीं करना। दूर जाते जा रहे हो, ऑर्बिटल टाइम भी क्या होता है, इंक्रीज करता जा रहा है डे से। देखो 88 डेज है, टू अर्थ का 365 डेज है, मार्स का 680, और बाद में फिर देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। क्यों डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये डिफरेंस पहले काम से ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, इसलिए बहुत दूर है, इसलिए हमारे पास वहां पे ठंड भी ज्यादा है। सरफेस टेम्परेचर देख लो, जितना दूर जाते जा रहे हो सन से, उतना सरफेस टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। मर्की का क्या 350, क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे जाके तो डेफिनेटली पानी भी जो है वो वाटर भी 100 पे बॉईल कर जाता है। वीनस पे भी नहीं कर सकती, अर्थ पे कर सकती है, मार्स पे भी काफी हद तक कर सकती है। ठीक है, बाकियों पे कर ही नहीं सकती, चला ही नहीं जाना वहां से। देख, जितनी दूर जाते जा रहे हैं उतनी हमारे पास टेम्परेचर भी डिक्रीज करता जा रहा है। इसमें जितना हम डिस्टेंस ज्यादा करते जाते हैं, ऑर्बिटल टाइम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, ऑर्बिटल टाइम इंक्रीज करता जा रहा है। सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा है। सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, डेंसिटी उसी लिहाज से क्या करती जाएगी, डिक्रीज। इस डेंसिटी की लेकिन वेरिएशन ज्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी की वेरिएशन देखो, मर्क्यूरी की डेंसिटी हमारे पास ये है बेटे, नेपच्यून की कम हो रही है, लेकिन दरमियान में देखो और भी वेरिएशन आएगी है। तो डेंसिटी की वेरिएशन हमें इतनी करने की हमें जरूरत नहीं है। डायमीटर्स अगर आप देखते हो, वो भी हमारे पास वेरिएशन आ रही होती है बेटे। ठीक है, मैथ भी वेरिएशन आ रही है, देखो 5.97 टाइम्स 10 to 24। सरफेस ग्रेविटी, ग्रेविटी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वो आगे हम नेक्स्ट टाइम आते हैं। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 मून्स हैं, जुपिटर के 79 मून है, सैटर्न के 82 मून्स हैं, यूरेनस के 27 हैं, और ये सारे नेचुरल हैं, और नेपच्यून के 14 मून्स हैं। अब हमने किस चीज को याद करना है, हमने इस चीज ऑर्डर को याद करना है। जितना दूर जाते जाओगे, ऑर्बिटल टाइम इंक्रीज करता जाएगा, सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज करती जाएगी। बस ये चीज है, ये चीज है, ये कंपैरिजन को एनालाइज करना है। ठीक हो गया, ओके। अब आगे बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन हम इस तरह किस क्या करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा होता है। इफ वी मेक दिस जी एज सब्जेक्ट, इसके बराबर डब्ल्यू और एम। डब्ल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी किसके बराबर हो गया। अच्छा, ये जी जो है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ बेटे, हम इसको नेक्स्ट क्लासेस में प्रूव करते हैं। यहाँ पे सिंपली लिख दिया, जितना मास ज्यादा होगा ना, उतनी जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे देख लेते हैं, मास ज्यादा था बेटे की, जैसे इसका मास सबसे ज्यादा है, किसका, जुपिटर का, वैल्यू ज्यादा। अच्छा, इसके लिए भी आर डिस्टेंस भी देखना है, दोनों पे डिपेंडेंट है बेटे। हमारे पास मास ऑफ प्लैनेट और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट से दो चीजों पे फैक्टर डिपेंडेंट होता है जी की वैल्यू। देखो जी की वैल्यू 9.81 ले रहे होते हैं अर्थ की सरफेस पे, अर्थ पे हम 9.8 लेते हैं मतलब उसमें। अब वो 9.81 बंदे के मैथ पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरा मैथ चाहे 2 kg हो, चाहे 80,000 kg हो, जी की वैल्यू 9.81 लेनी है। तो वैल्यू ऑफ जी जो होती है, कहने का मतलब, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ पर्सन या मास ऑफ एंटिटी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन मास ऑफ द प्लेनेट।
इसका प्लैनेट का मास जितना ज्यादा होगा, उसका डिस्टेंस जितना कम होगा, उतनी जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। डिस्टेंस मीन डायमीटर वगैरह इस लेवल पे समझ, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फील्ड होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव पुल एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ओवर मास है ना, अट्रैक्टिव पुल ऑफ प्लैनेट पर यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज जी। डिपेंडेंस किस पे है, मास ऑफ प्लैनेट, जी इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन मास, जितना मास ज्यादा होगा जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। फिर क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, जी इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन 1 ओवर डी स्क्वायर, जी डिक्रीज करेगा व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस, ओके। एट द सरफेस ऑफ सन, अर्थ, मून, इसका थोड़ा सा आइडिया, 274 है सन की, ये 9.8, या इसको याद करना है बस। मून की 1.67 होती है, जो 1.7 ली होती है आपके सिलेबस के अंदर। अब सिग्निफिकेंस क्या होती है जी की सोलर सिस्टम में, मैंने कहा जिसकी जी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसका मास भी ज्यादा है। सन इज द लार्जेस्ट एंड मैसिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम, मोर देन 99, क्योंकि 99.8% जो है टोटल सोलर सिस्टम का मास जो सन के अंदर कन्फाइन हुआ हुआ है। 99% of the total mass of the solar system is concentrated in the sun. Because of heavy mass, because of heavy mass, sun exert a very large gravitational attraction to keep planets, asteroids, comets, and other objects in the circular orbit around it. क्योंकि बड़ी strong field strength उसकी आ रही है. As the distance from the sun increases, gravitational field strength decreases. So centripetal force and hence orbital speed also decreases. समझने वाली चीज है. This increases the time of the planet. ये सन के करीब है, ऑर्बिटल डिस्टेंस क्या है, कम है। ऑर्बिटल डिस्टेंस कम है तो कम टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये प्लैनेट फर्दर फ्रॉम द सन टेक लॉन्गर टाइम टू ऑर्बिट द सन, दे ट्रेवल एट अ स्लो स्पीड, आराम से मूव करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो स्पीड भी कम होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि बेटे जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा या जितना रेडियस ज्यादा होगा, उतना टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा मूव करने के लिए। फर्दर इतना, बस इतना ही करना है, क्योंकि मैंने सवाल पूछा और तो मैंने करवा दिया। ये तो ए लेवल के टॉपिक है, केप्लर्स थर्ड लॉ, ये भी नहीं करना, बस इतना ही है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट possesses two types of energy ड्यूरिंग रेवोल्यूशन अराउंड द सन। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि मूव कर रहा होता है बेटे, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि हाइट पे होता है, ठीक है। एट क्लोजेस्ट टू द सन, ऑब्जेक्ट हैज मैसिव काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों यार, अगर आप भी देखो अर्थ के करीब हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ये कहते हैं, अगर कोई चीज, ये अर्थ की सरफेस ली मैंने, अगर सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे अगर कोई चीज पड़ी है तो यहाँ पे हाइट, यहाँ पे अर्थ से दूर है ना, अर्थ से अगर दूर है तो आप कहते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कि मैक्सिमम होगी। अर्थ के करीब अगर आ रही है तो आप कहोगे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसी तरीके से आप, ये प्लेनेट है, ये सन है, ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। अब ये क्योंकि सन के करीब है हमारे पास, करीब होने से इसका ये रेडियस क्या होगा, कम है। रेडियस अगर कम है तो हमारे पास कम टाइम में रोटेशन ही कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अगर कम टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ऑन दी अदर हैंड ये हमारे पास जो है, इसका रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इस चीज को एनालाइज करना आना चाहिए बेटे। एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, बता दिए। काइनेटिक, काइनेटिक क्या होती है, रिवॉल्व कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द
सेंटर ऑफ द सन लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस बेटे आ गए ये वाले। लिंटा जितने सन के करीब हो गए ना बेटे, उतनी फोर्स ज्यादा होती है। अगर फोर्स अगर जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड भी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारे पास स्पीड ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। नहीं हसन, जब काइनेट में इसलिए बेटा लिखा हुआ है, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है हमेशा। आप अर्थ से दूर जाते हो ना, दो मैसेज के दरमियान डिस्टेंस करीब होकर हो ना, तो याद रखना है कि हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। दो मैसेज में डिस्टेंस ज्यादा कर दो ना, तो लाजमी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। अब दो अट्रैक्टिव फोर्सेस कभी भी करीब नहीं आते ना, दूर खुद लेके जाना पड़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर होती है, काइनेटिक कम होती है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस पे आगे बढ़े, हम ये क्वेश्चंस इसके कर लें। अब पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मर्करी फ्रॉम द सन इज 58 मिलियन किलोमीटर। मिलियन में 10 टू रेज पर 6 होता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मर्करी इन वन ऑर्बिट ऑफ द सन। अब डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मर्करी फ्रॉम द सन। अब मर्करी क्या रिवॉल्व कर रहा है ना सन के गिर्द, अगर रिवॉल्व कर रहा है तो डिस्टेंस किसके आना है, बेसिकली मर्करी 2 पाई आर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय मर्करी इन वन ऑर्बिट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करना मर्करी ने, हम इसको करें अगर डिस्टेंस मूव या ट्रेवल्ड, दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। आर की वैल्यू क्या है, वो गिवन है 58 मिलियन किलोमीटर। तो बेटे 2 ऐसा हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, आर की वैल्यू है 58। ठीक है, मिलियन लिखा, मिलियन का होता है 10 टू रेस पर 6 होता है। 58 मिलियन, आगे किलोमीटर, अगर आपने आंसर मीटर में लाना है तो किलो को भी चेंज करना पड़ना इनटू मीटर के अंदर, 10 टू रेस पर 3 भी हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हो तो 3.64 टाइम्स 10 टू रेस पर 11, 3.64 टाइम्स 10 पर 11 आ गया। ठीक है। उसके बाद बेटा उसने कहा हुआ है हमसे, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मर्करी इफ इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिटल स्पीड v। v किसके बराबर होता है, दिस इज डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम कल भी हमने किया 2 पाई r/t, 2 पाई r की और वैल्यू ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 2 पाई r की वैल्यू ऊपर वैसे ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 3.64 टाइम्स 10 टू रेस पर 11 ओवर 88 डेज लिखा हुआ है। 88 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स। अब माइंड में आ रहा है सर इसके लिए भी आप 24 आवर्स ही पुट कर रहे हैं। हाँ वही पुट करना है बेटे, स्टैंडर्ड यही है। क्या उसको ज्यादा दिन हो, लेकिन हम वही कंसिडर करेंगे अर्थ वाला यहाँ पे। v की वैल्यू बेटे आ जाएगी हमारे पास 4.79 टाइम्स 10 टू रेस पर 4 मीटर्स पर सेकेंड आ गई। ठीक है। ये किसके ऊपर क्वेश्चन था, मर्करी के ऊपर, क्योंकि ये प्लेनेट था। A comet enters the solar system from the beyond Pluto, ठीक है, and approaches the sun. State how the gravitational field strength changes as the distance from the sun decreases. हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटे, इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है, कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सन, डिस्टेंस फ्रॉम सन, इसका स्क्वायर होता है। तो जितना डिस्टेंस फ्रॉम द सन कम हो जाएगा, उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में स्टेट द चेंज इन द स्पीड ऑफ द कमेंट एज इट अप्रोचेस द सन। अब ये आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने अभी बताया बेटे, जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती जा रही है। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो डब्ल्यू को हम चाहे ले लो, फोर्स ज्यादा होती जाएगी, फोर्स ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास उसने स्पीड कहा, तो मैं स्पीड इंक्रीज कर रही। क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एज जी इंक्रीजेस, सो फोर्स कह लो या वेट कह लो, वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी। हेंस उसने कहा होता कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। ठीक है, व्हेन अ प्लैनेट कम क्लोजर टू सन या कॉमेट कम क्लोजर टू सन, तो बेटे हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब कोई भी प्लैनेट या एस्टेरॉइड या हमारे पास कॉमेट जो है, व्हेन इट मूव अवे फ्रॉम द सन, जो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, अवे फ्रॉम द सन जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसलिए जितनी दूर प्लैनेट्स होते हैं उनका ऑर्बिटल स्पीड भी उसी लिहाज से कम होती है। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब कम है, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स आर बॉडीज इन अवर सोलर सिस्टम। ये हैं बेटे, ये सन के गिर्द रिवॉल्व करता है, मून प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है, कॉमेट जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करता है, एस्टेरॉयड बेल्ट्स में होते हैं। ठीक है, जो कि सन के आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगा, वो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इन द सोलर सिस्टम, वो मेनली जो आम नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास, वो जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट है, प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा,